अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज के साथ, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें कि जहाँ जहाँ आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग खुश खुरम हैं और अच्छी सेहत में। सेहत का ख्याल जनाब लाजमी रखिए। रात की जो नींद है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ होती है जब सुबह 7 बजे या 6:30 बजे उठना पड़ता है और जब रात को नींद पूरी नहीं हुई होती तो सुबह उठना बहुत ही कठिन लग रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप 8 आवर्स अपनी नींद, अपना जो स्लीप टाइम है उसको पूरा रखें। स्पेशली वो लोग जिन्होंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है या फिर ऑफिस जाना है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में आप तमाम लोगों के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स हम लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात तो करेंगे ऑब्वियसली हमारा जो एक सेगमेंट होता है पॉलिटिकल हैपनिंग के ऊपर। मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है दैट इज ऑन पीक और इत्तेहादियों के साथ बनी हुई हुकूमत कब तक कायम रह पाएगी। हर बंदा यही सवाल कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लंदन मीटिंग और फिर जो असेंबली तहरील हो जाएंगी, इट्स अ क्वेश्चन मार्क टिल येट। तो लेट्स सी क्या होता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में। बहुत कुछ चल रहा है जनाब। इसके साथ साथ क्या जो ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग एज ए चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि जितना डैमेज हमने पहुंचाया है हमारे इस प्लैनेट को, अपनी ज़मीन को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को, मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि वो डैमेज अब हमें रिटर्न होगा। स्पेशली हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान क्या इस डैमेज को आने वाले वक्त में कंट्रोल कर सकता है, क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं और कौन कौन सी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा होने जा रही हैं आने वाले वक्त में। तो पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली है और गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत है, इस पर ऑब्वियसली एक डिटेल सेगमेंट आपके साथ रखेंगे जनाब। ट्रैफिक चालान आए रोज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी मेरे ख्याल से हम तमाम लोग करते हैं और बहुत सारे लोग रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। तो आज हम इस पर बात डेफिनेटली करेंगे। जो ट्रैफिक चालान में जो एक होशरुबा इजाफा हुआ है, यकीनी तौर पर एक और बर्डन भी है लोगों के ऊपर भी और ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है, इस पर भी एक डिटेल सेगमेंट करेंगे। साथ ही साथ यस, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, माएँ ये सेगमेंट ज़रूर गौर से सुने क्योंकि पंजाब में हैज़े की वबा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के और स्टमक अपसेट होने के इश्यूज आ रहे हैं। तो इस हवाले से कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको करनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जनाब हाँ जी, वो तमाम मर्द हजरात जिनको शिकायत है या जो परेशान है कि ख़वातीन ही सिर्फ कॉन्शियस नहीं होती, भाई मर्द भी कॉन्शियस होते हैं। अगर बाल झड़ना शुरू हो जाए किसी शख्स के भी तो वो कॉन्शियस हो जाता है। तो मर्द हजरात जो कि गंजेपन का शिकार हैं, क्या वजूहात हैं और रिकवरी हो सकती है। आजकल वैसे साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है ना, मेरे ख्याल से अगर आप अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें तो आप अपने काफ़ी सारे मसाइल का खात्मा कर सकते हैं। साथ ही साथ जनाब हम करेंगे प्रोग्राम में बात जी, बड़ी अच्छी और एक हैपनिंग न्यूज़ है, अच्छी खबर है और वो ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तवील ऑपरेशन के बाद नन्हे बच्चे के हाथ जोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, वो कहा है ना किसी ने खूब कहा है कि आँख खोलिए, उठिए, देखिए मौसम रूठ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि ये मौसम रूठने की वजह क्या है। स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार जिसको कहा ही बहार का मौसम जाता है, इस बार तो मेरे ख्याल से हमने वो बहार का सीजन देखा ही नहीं, आया ही नहीं। और सर्दी के बाद अचानक जो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई उसने सबको, तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला किया। लेकिन आपने एक बार अपने आप से पूछना ज़रूर है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने माहौल के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए। वैसे जब सियासत की बात होती है तो हम बढ़ चढ़ कर एक दूसरे को फेसबुक से डिलीट कर देते हैं, दोस्त अहबाब कोलीग्स, और बड़ा ब्लेम करते हैं हम अपने पॉलिटिशियंस को कि उन्होंने मुल्क में बड़ा बिगाड़ पैदा किया है। लेकिन आपने अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करना है कि क्या जो माहौल में बिगाड़ पैदा हो रहा है इसके जिम्मेदार या इसके कसूरवार कहीं आप तो नहीं है। और रिकवरी कैसे होगी जनाब, वो तो हम अपने इस सेगमेंट में जिक्र करेंगे ही। ताहम एक बड़ी हैरत अंगेज रिपोर्ट जो कि सामने आई है वो मैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूं। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो दुनिया के पांचवें बड़े मुल्क में आलमी तंजीमों की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 5वां नंबर आया है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिलिपाइन और हैटी के बाद पाकिस्तान दुनिया की मौसमियाती हालात से मुतासिर होने वाला, कुदरती आफात से मुतासिर होने वाला वो मुल्क
मुल्क है। अब खुदा ना खास्ता इस मुल्क को कभी कुछ ना हो, अल्लाह ताला इसको हमेशा सलामत रखे, इस पर कभी भी कोई आंच ना आए। लेकिन मेरे ख्याल से ये अब टाइम है कि हमें रियलाइज करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमें हमारे मुल्क को कैसे बचाना है, जहां पर हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे जिन्होंने इस मुल्क में रहना है। अच्छा जी, बात करेंगे इसके साथ ही जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा खान। आयशा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जनाब टाइम दिया। एक तो हमारे दरिया खुश्क पड़े हुए हैं, नदी नालों पर पानी का कहत तारी है, इस सारी जो सूरत हाल है ये हमें किस तरफ लेकर जा रही है, क्या ये इंडिकेशंस हैं? जी नबीला, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में इस अहम मौजू पे बात करने की। देखिए, समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो हम आजकल गर्मी में शिद्दत देख रहे हैं, या जो आप दरिया खुश्क होने की बात कर रही हैं, या पानी की बात कर रही हैं, उस क्वांटिटी की बात कर रही हैं, क्वालिटी की बात कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं। लेकिन ये एकदम से आज नहीं हुई, ये आस्ता 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 बिल्डअप हो रही हैं, और पिछले 30-40 साल से ये सिलसिला शुरू है। नाजरीन को मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब इस माहौलियात के बारे में कॉन्शियसनेस आई वो 1992 में थी। तो अब देखें कि उसको कितना अरसा गुजर गया कि रियो में एक अर्थ समिट हुआ था, उसमें तमाम ममालिक ने जाके कहा था कि हाँ, जो मौसम है ये बदल रहा है, जो एनवायरनमेंट है ये बिगड़ रही है, और इसका हमारी जिंदगी पे बराह रास्त असर होगा। तो हम सबको मिल के कुछ करना है, और इस सब चीज के जिम्मेदार इंसान हम खुद हैं। जहां भी वो रहते हैं इस प्लेनेट पे, उनका जो फॉसिल फ्यूल का यानी तेल का इस्तेमाल है, कोयले का इस्तेमाल है, गैस का इस्तेमाल है, जो भी चीज एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज कर रही है, क्योंकि कुदरती निजाम का भी एक बैलेंस होता है। जब आप उस बैलेंस को हिला देते हैं तो फिर उसका एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो अब पिछले 30-40 सालों से ये रिएक्शन शुरू है, और अब आप जो देख रहे हैं वो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके असरात हैं कि पानी के फ्लो में फर्क आ गया, उसकी टाइमिंग में फर्क आ गया, बर्फ के पड़ने के वक्त पे फर्क आ गया, उसके पिघलने के वक्त पे फर्क आ गया, उसकी क्वालिटी पे फर्क आ गया। तो जब गर्मी होगी तो उसके असरात जो हैं सबसे पहले वो पानी पे होते हैं, चाहे वो ग्लेशियर है, चाहे वो आइस है। उसी से सारा दुनिया का निजाम चलता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम है ना जिसको आपने साथ लेके चलना है। तो जब आप इकोसिस्टम को तबाह कर देंगे या डिग्रेड कर देंगे तो फिर उसके असरात आप पे होंगे। इसलिए अब दुनिया भर में ये पैनिक है कि ग्लोबल वार्मिंग, आप पिछले 10 साल से सुन रहे होंगे, या कम से कम 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जब 196 कंट्रीज ने आके कहा कि हाँ हम जिम्मेदार हैं। लेकिन उस बात को भी 6-7 साल हो गए, लेकिन अभी तक दुनिया के ममालिक ने वो इकदाम नहीं लिए जो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए आपको चाहिए, अपनी इमिशंस रिड्यूस करने के लिए। तो बराह रास्त आपने खुद जिक्र किया कि हम वल्नरेबल कंट्री हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इसके असरात हम पे बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा आयशा, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारा जो पूरा एक सिस्टम है, हमारे यहाँ के ये जो लोग हैं, ये क्यों इस पर यूनिवर्सिटीज काम नहीं कर रही हैं, इस पर रिसर्च नहीं कर रही हैं? किसी और मुल्क की, हमें बाहर से पता चलता है, ऐसी रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान का 5वां नंबर है जो कि क्लाइमेट चेंज से इतना शदीद मुतासिर हो सकता है। कि हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी थिंक टैंक्स हैं, लेकिन हमने क्योंकि इन क्लाइमेट साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इस चीज़ पे तवज्जो ज़्यादा नहीं दी, और इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अपनी कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर वक्त से अपने हालात के मुताबिक अपना एडेप्टेशन प्लान बनाएंगे, और हमें पता होगा कि हमारी इमिशंस किधर से आ रही हैं, किस सेक्टर से आ रही हैं, हम उन पे काम करके उन्हें ज़्यादा बेहतरी से रोक सकते हैं। अब आपने खुद ही देखा होगा, ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट का है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में हर साल आप देखते हैं 3-4 महीने जिंदगी पैरालाइज हो जाती है, लोगों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हेल्थ के बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह भी ये पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो है, और एयर पोल्यूशन के अंदर भी वही गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर को भी हीट अप कर देती हैं। तो दोनों का एक तरह से ताल्लुक है, लेकिन ये जो इमिशंस हैं हमारी अपनी, हम इन्हें रोक सकते हैं। जो ग्लोबल इमिशंस हैं उन्हें हम नहीं रोक सकते, उसके लिए मुज़ाकरात होते हैं इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे। तो उसमें पाकिस्तान हर साल शिरकत करता है, इस साल फिर शिरकत करेगा। लेकिन इस डायलॉग में भी जो इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन है, इसमें भी तेज़ी लाने की ज़रूरत है कि अब बातें करने का वक्त ख़त्म हो गया, अब आप हरकत में आए, अब जो काम करने वाला है अब आप वो करें, क्योंकि हमारे पास
कुछ 9 साल का बजट बाकी है कार्बन। अगर दर्जा हरारत 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो जो डैमेजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद जो है वो सिर्फ तबाही ही तबाही आएगी। और हमारे जैसे ममालिक जिनके पास ना माली वसाइल है, ना आपने कार्बन का जिक्र किया, तो जो कार्बन की जो आलमिया आलूदगी है उसमें अगर सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है तो पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन फिर सबसे ज्यादा मुतासिर कैसे हो सकता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि आलमी सतह पे गर्मी बढ़ रही है ना, एटमॉस्फेयर बढ़ के तो नहीं होता। इधर इमिशन की यूएस ने, तो उसका असर हम पे नहीं होगा, वो सारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है वो कार्बन फुटप्रिंट जो है आपका। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्लाइमेट जस्टिस है उसके प्रिंसिपल के ऊपर भी हम बात करते हैं कि हम ये एमिशंस नहीं कर रहे, हमारा परसेंटेज 1% है, लेकिन जो हम मुतासिर हो रहे हैं वो बहुत बुरी तरह हो रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि हम एक मिड लैटिट्यूड कंट्री हैं, हमारा जो ज़मीन का खित्ता है वो एरिड और सेमी एरिड लैंड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एरिड लैंड पे जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और पानी नहीं मिलेगा तो डिजर्टिफिकेशन और ड्राउट का भी सामना हमें करना पड़ेगा। आयशा जी, मार्गिला कितना मुतासिर हुआ इस सारी माहौल की बदलती हुई सिचुएशन से, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से एक मरगला नहीं है जो मुतासर, ओवरऑल मुतासर जो होगा वो हमारे जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वो पानी पिघलता है और वो पानी वहाँ से पिघल के हमें मिलता है। और कुछ पानी जो हमारे हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस हैं, जो हमारी सरहदों से बाहर पहाड़ हैं, जो तिब्बत में शुरू होते हैं और इंडिया से फ्लो करते हुए हम तक आते हैं, जैसे इंडस रिवर है, ये हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। तो ये पानी जो हमें मिलता है ये हमें अपनी सरहदों के बाहर से मिलता है। अगर यहाँ पे भी बर्फ कम पड़नी शुरू हो जाएगी तो पानी का फ्लो ही कम होगा। तो आप सोचें कि अगर 30 या 40% पानी कम मिलेगा आपको, तो जितनी हमारी एग्रीकल्चर है 90% हम इंडस रिवर का पानी इस्तेमाल करते हैं काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर इतना कम होगा तो इतनी कम खुराक हम पैदा करेंगे। तो और दूसरी चीज, हम अमूमन इस पे बात नहीं करते, लेकिन मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि पानी की क्वालिटी, 80% लोग जो है पाकिस्तान में उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। और गंदा पानी जब आप पीते हैं तो उसके बहुत से नतायज आपके सामने आते हैं। पहली बात यह कि आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका मेडिकल एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है, आपकी सेविंग्स डिप्लीट हो जाती हैं, फिर आप जब काम नहीं कर सकते तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। और तीसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि जब जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं वो ये गलत पानी, ख़राब पानी पीती हैं, उनको डायरिया होता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच ऑफ हो जाते हैं, तो उनके बच्चे को वो सही खुराक नहीं मिलती पेट के अंदर। और जब वो पैदा होता है तो उसकी जहनी जो ताकत और दिमाग है वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता। तो जो आजकल आप सुनते हैं ना स्टंटिंग, ये हमारे मुल्क में 38% स्टंटिंग है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये डायरिया और ये जो गंदा पानी और जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, जो बच्चे को पेट में नहीं मिलती और फिर जिंदगी के पहले 5 साल में नहीं मिलती। तो जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। तो जहाँ 38% आप देखें, एक बहुत बड़ा नंबर है एक मुल्क के लिए, जिसमें आप कहेंगे मेंटली जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग से सफर कर रहे हैं। और हमारी तो आबादी ही एक यंग आबादी है, एवरेज मीडियन एज हमारी 22 साल है इस मुल्क में। तो आने वाली आबादी में से अगर इतने ज्यादा लोग स्टंटेड होंगे तो फिर हमारे लिए एक मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सिटीज और मुश्किलात का सामना आ जाएगा। आयशा जी, बताइएगा कि जो ओजोन लेयर डैमेज करने में हमारा किरदार रहा है, क्या वजूहात रही हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और किन ममालिक में ज़्यादा असरात इसके मुरतब होंगे? देखिए, ओजोन जो है ये एक अलग चीज थी, इस पे भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरोफॉर जो है कार्बन, उनका इस्तेमाल जो था वो कम हो चुका है। इसके लिए जो रेजोल्यूशंस पास हुई थी उस पर काफी हद तक अमल हो चुका है। तो ओजोन का भी हमें इतना मसला नहीं है जितना हमें ये टेम्परेचर इंक्रीज का है। और इसका बराह रास्त जो राब्ता बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है और मीथेन से बनता है। तो ये 3 गैसेस जो हैं ये इमिट होती हैं फॉसिल फ्यूल से, जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं ना इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज़ में, बिजली में। तो ये तेल का इस्तेमाल है, कोयले का इस्तेमाल है, नेचुरल गैस का। जिन चीज़ों से ये 3 गैसें निकलती हैं ये ख़तरनाक है। इसलिए आजकल बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है पानी से बनती है वो साफ होती है, जो सोलर से, सूरज से बनती है। सो मच आयशा खान हमारे साथ मौजूद थी और हमें जो डैमेज एक हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया को, जिसका सामना है, एक चैलेंजिंग सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से कि हमें भी बहुत ख्याल करना चाहिए, प्लांटेशन जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये डैमेज है, बहरहाल दुआ है कि इस डैमेज से हम बढ़ सकें। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस हवाले से इस पर बहुत रिसर्च तो कर ही रही हैं, लेकिन एक बड़ा और अच्छा आसान इकदाम भी इस पर उठाने की ज़रूरत है। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जनाब बढ़ेंगे एक हमारे न्यूज सेगमेंट की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अक्सर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह ताला की नेमत का हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की, किसी ने नहीं, मेरी बहन ने बात बोली और शी सेड कि हमें मंथली या 2-3 महीने के बाद हमें हॉस्पिटल्स का रुख ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आई आस्क्ड व्हाई, क्यों जाएं वहाँ पर? एंड शी सेड कि वहाँ पर जाकर आप देखें, लोगों की मजबूरियाँ देखें, उनकी बीमारियां देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको कितनी बड़ी सेहत से नवाजा है। तो मेरे ख्याल से हम अपनी ज़िंदगी के जो छोटे मोटे मसले हैं उनको फरामोश कर देंगे, उनको भूल जाएंगे। जो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जब हम देखेंगे कि लोग कितनी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं। अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसी ही परेशानी एक नन्ही जान पर आई, एक मासूम बच्चे पर आई और अल्लाह ताला ने उसके लिए मसीहा बनाकर भेजा, एक डॉक्टर को। और चूँकि डॉक्टर्स वैसे भी मसीहा होते हैं, लेकिन ये बात साबित की लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक सर्जन ने, जब एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम काशिफ है, उसके दोनों हाथ कट गए। कैन यू इमेजिन कितना पेनफुल रहा होगा उस बच्चे के लिए और साथ ही साथ उसके वालिदैन के लिए, उसके आसपास के लोगों के लिए, और कितनी तड़प और कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन यहाँ पर हैट्स ऑफ टू उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल की टीम और सर्जन डॉक्टर असलम राव, जिनकी काविश, जिनकी मेहनत की वजह से मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, इससे पहले शायद ये प्रैक्टिस हुआ हो, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी। इस बच्चे के हाथ कामयाबी के साथ आफ्टर ऑपरेशन लगा दिए गए, जोड़ दिए गए। बात करते हैं डॉक्टर असलम राव से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया एंड हैट्स ऑफ टू यू, और आपकी सारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। बहरहाल डॉक्टर साहब से इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, बात भी करेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट था, कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन, और अभी बच्चे की सेहत कैसी है, इस हवाले से भी हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आई मस्ट से कि एक बहुत ही कामयाबी है। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक और सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जनाब उसको शामिल करते हैं। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो हैज़े की वबा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बलूचिस्तान में था पहले और अब जनाब पंजाब में भी आ गया है। पेट की बीमारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हैज़े की वबा गर्मियों में आपको पता है कि ज़्यादा बढ़ जाती है। वाटर इनटेक आपने ज़्यादा रखना होता है, जो बाहर का खाना है उसका आप कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। आज डॉक्टर असलम राव हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम आपका जिक्र कर रहे थे लेकिन कॉल डिले की वजह से हमने अपना नेक्स्ट सेगमेंट भी अनाउंस किया। बहरहाल थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं यही कह रही थी कि काबिले तारीफ है आप और आपकी पूरी टीम। मुझे बताएगा कि क्या ये अपनी नौयत का वाहिद ऑपरेशन था या इससे पहले इस तरह के ऑपरेशंस हिस्ट्री में, पास्ट में होते रहे हैं? जी, हम जो रीप्लांट है वो काफ़ी अरसे से, पिछले 10 साल से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 50 से लगभग सक्सेसफुल रीप्लांट्स हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों में। लेकिन ये क्योंकि एक बायलैटरल था कि दोनों हाथ कटे हुए थे, ये अपनी नौयत का एक केस है जो कि सक्सेसफुल हुआ है कि जिसमें दोनों हाथों को यक वक्त जो है वो इकट्ठे जोड़ा गया है।
डॉक्टर साहब, बच्चा किस कंडीशन में आपके पास पहुंचा? हादसे की कितनी देर के बाद आपसे पहुंचा? पहले कंसल्ट कहीं से किया हुआ था? किस हालत में था? पेरेंट्स किस हालत में थे? मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। ये बच्चा बसीरपुर ओकाड़ा का रहने वाला है, जो कि हाथ ये टोका मशीन के साथ खेल रहा था कि भाई ने टोका मशीन का स्विच ऑन कर दिया, और इसके हाथ दोनों ही चैम्बर में थे और उसी वक्त दोनों कट के जिस्म से अलग हो गए। तो डेफिनेटली देखें जी, जब माँ बाप अपने बच्चे के दोनों हाथ कटे हुए देखते हैं और खून की नालियां बुरी तरह से खून बह रहा होता है, तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि मेरा ख्याल है कि माँ बाप की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, वो ये सोच के कि हमारे बच्चे के साथ हो क्या गया है। तो वो जो फीलिंग्स होंगी वो तो अल्फाज में मेरा नहीं ख्याल कि डिस्क्राइब आप कर सकते हैं कि क्या गुजरी होगी, वो क्या क़यामत का मंजर होगा उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को इस तरह देखते हैं। जब ये फौरी तौर पे वहाँ जो BHU बेसिक हेल्थ यूनिट में पहुंचे, तो वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इनको DHQ में रेफर किया, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और वहाँ से फौरी तौर पे 1122 ने इसको लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुँचा दिया। ये हमारे पास को रात को 10 बजे पहुँचते हैं, तो हमारी टीम को असेंबल करने में, जो कि 4 प्लास्टिक सर्जन्स थे, जितना जल्दी हो सका हमने ये सारा प्रोसेस शुरू करके इसको कुछ 10 o'clock पे हमने सर्जरी शुरू की रात को, जो कि ओवरनाइट चली और सुबह 9-10 के करीब ख़त्म होती है। ये बड़ा ही एक मुश्किल काम था कि जो दोनों हाथों को इकट्ठे रीप्लांट करना, जो अपनी नौइयत का पाकिस्तान में पहला सक्सेसफुल बायलैटरल सक्सेसफुल रीप्लांट है, क्योंकि इसके अंदर खून की बहुत छोटी नालियों को आपने बहुत ही बारीक धागे, जो कि बाल से भी बारीक होते हैं, उनके साथ जोड़ना होता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो डेफिनेटली इट वाज वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, बच्चे के हाथ माशाल्लाह सक्सेसफुली ऑपरेशन के बाद जुड़ चुके हैं। बच्चे की कंडीशन, उसकी सेहत के हवाले से बताएगा। प्रॉपर वर्किंग में होंगे उसके दोनों हाथ ग्रेजुअली, या क्या सिचुएशन होगी? वो नॉर्मल लाइफ गुजार पाएगा इंशाल्लाह? हमारी बहुत सारी दुआएं नन्हे काशिफ के साथ। जी, जब रीप्लांट हम कर देते हैं तो कोई 8 से 10 दिन का जो प्रोसेस नेक्स्ट होता है, उसमें हमें इनको हेपरानाइज करना पड़ता है ताकि खून की नालियां क्लॉट ना करें। तो 8 से 10 दिन जब वो हाथ सरवाइव कर जाते हैं, तो फिर हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वेस्कुलर सप्लाई अब कंप्रोमाइज नहीं होगी और हैंड रीप्लांट इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट स्टेज आती है जी, जो फिंगर्स की हरकत है, वो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि इस बच्चे की इस वक्त चल रही है, और हाथ की फिंगर्स की मूवमेंट आना शुरू हो गई है, जो कि डेफिनेटली 4 आर्म से टेंडन्स कनेक्टेड होते हैं, तो मूवमेंट आने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता। जो असल प्रॉब्लम होता है वो है जी सेंसेशन। अच्छा, कि हसासियत जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। वो जब हम नर्व्स कनेक्ट कर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से, 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो ग्रो कर रही होती है, और इट टेक्स 6 to 9 months कि वो कंप्लीट सेंसेशन रिकवर कर पाता है। तब तक ये हाथ सुन होते हैं, इनको गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं होता, और खुदा ना खास्ता को चोट लग जाए तो बच्चे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो हमें ये 6 to 9 months फिजियोथेरेपी और इन हैंड्स को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है, ताकि वो डैमेज ना हो, या कोई चोट ना लगे, या गर्म चीज ना पकड़े, जल ना जाए। तो जब 6 to 9 months की फिजियोथेरेपी और हैंड सेंसेशन रिटर्न हो जाती हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 80 to 90% फंक्शन वापस आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल हैंड का होता है। डॉक्टर साहब, चूंकि टाइम कम है, मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूंगी कि खुदा ना खास्ता मेरी दुआ है कि कभी भी कोई भी शख्स, किसी की भी औलाद इतनी तकलीफ में और इतनी अजियत में ना आए, क्योंकि माँ बाप के लिए भी वो तकलीफ देखना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ना करे जब इस तरह की सिचुएशन होती है, या आपकी जिस्म का कोई भी अगर अज़ा आपके जिस्म से जुदा होता है, तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है? फौरी तौर पे तो ये है कि उसको अच्छी तरह धो के किसी साफ से कपड़े में लपेट लें, और किसी जो प्लास्टिक जार या कोई भी बर्तन, उसमें उसको डाल के उसको सील कर लें, और उसके गिर्द बर्फ भर दें, और फिर फौरी तौर पे जहाँ पे ये रीप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। 4 to 6 hours में गोश्त के गलने सड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उससे पहले हमें ये रीप्लांट करना पड़ता है। ओके,
ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर असलम राव हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर असलम और उनकी टीम की वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। आप देखें कि थोड़ी सी कोताही, वैसे कोई भी माँ बाप नहीं चाहते ऑब्वियसली कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा पेश आ जाए, लेकिन थोड़ी सी विजिलेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए ताकि आप किसी बड़े हादसे से बच सके। लेंगे जनाब ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज ज़रा हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर किया था, कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना या किसी भी कवानीन पर अमल करना हम सबका फ़र्ज़ है, मगर वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हम इन कवानीन को, ट्रैफिक रूल्स को हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उसके बगैर ही अपने व्हीकल्स लेकर हम सड़कों पर निकल जाते हैं और बहुत सारे हादसात भी होते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हादसात से हमें और हमारे बच्चों को महफूज रखे और किसी भी हादसाती मौत से अल्लाह ताला दुश्मन को भी बचाए रखे। बहरहाल जनाब, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करने पर, सीट बेल्ट ना पहनने पर, ओवरटेकिंग करने पर, या फिर जो लेन्स खिलाफ वर्जी होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, इन तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पंजाब जो पुलिस है उसकी जानिब से अब एक इक़दाम उठाया गया है, और वो ये है कि जो चालान है उसमें होशरुबा इजाफा किया गया है। इन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 200, 300 और 500 की बजाय अब हजारों में जुर्माना आयद होगा। जी हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, जहां पर महंगाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, वहां पर अगर आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो अब आप सोच लें, जेब तो आपकी जनाब खाली होने वाली है। और ये भाई नोटिफिकेशन जारी हुआ है आई गेस, और इस हवाले से अवाम का क्या रद्दे अमल है, अवाम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। ब्लैक पेपर जिन गाड़ियों पे लगे हुए इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करेंगे। 8-8, 10-10 लोग इकट्ठे खड़े होकर लोगों को रोकते हैं, टारगेट पे चलान करते हैं। ये ऐसे करते हैं जैसे कसाई ईद पे बकरे ज़िबा कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल यही सिनेरियो होता है। एक इंसान लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाता है, सारा दिन जलील होता है। मैं लाइसेंस बनवाने वास्ते गया था, उन्होंने कहा जी भी इतों तुम बनवाओ, फलानी जगह जाओ, फलानी जगह, सानू पता ही नहीं है कितने जाना, वो पैसे मंगते हैं डबल तो डबल। उन्होंने तो एक कापी मिली, उन्होंने तो फुल करनी जिहड़ा कोई गलत है उन्होंने चलान करो। कई गलत भी कर जाते, कई सही भी कर जाते। वार्डन गलत करते हैं, धूप में वो साइड पे बैठे होते हैं, नहीं देखते। अब मैं कैप पहन के चला रहा हूँ, हेलमेट मैंने टांगा हुआ, वार्डन अगर नहीं खड़ा तो मैंने ऐसे ही गुजर जाना। चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा होना चाहिए जुर्माना, बगैर लाइसेंस के तो बिल्कुल किसी को रोड पे आना ही नहीं चाहिए ऑन व्हीकल। 15,000 18,000 सैलरी है, उसमें से 5,000 के 2 चालान हो जाए, पीछे वो घर बच्चों को कैसे पालेगा। तो जनाब, आपने ये मिला जुला रद्द-ए-अमल थोड़ा सा देखा, अवाम का कुछ नाराज भी दिखाई दिए कि वाकई 18-15 हज़ार जिसकी तनख्वाह है वो 5,000 जुर्माने में से कैसे निकालेगा। बहरहाल हम बड़ी वेस्ट की मिसालें देते हैं, और खासकर वो लोग जो कि बाहर से भी आए होते हैं ना, अब्रॉड से आए होते हैं, वो भी यहाँ पर आकर सारे ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना भूल जाते हैं। फर्स्ट लेन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सेकेंड लेन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमें पता ही नहीं है। ऐसे में मैं समझती हूँ कि अवाम को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर एक शख्स में, एक जो रिक्शा ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, अगर उसको इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि फर्स्ट लेन का प्रोटोकॉल क्या है, तो वो कब तक जुर्माना भरता रहेगा। तो हम ऐसे लोगों को एजुकेट आखिर कब करेंगे और किस तरीके से एजुकेट करेंगे। ये जो अवेयरनेस है ट्रैफिक कवानीन की, इसके बगैर किस तरह से इन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये यकीनी तौर पर हम जानेंगे। और एसपी ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो ये 200, 300, 500 से बढ़ाकर 2,000, 5,000 के जो इतने भारी जुर्माने कर दिए गए हैं, क्या वजह बनी? ये हमने चूँकि रोड सेफ्टी पर काम करते हैं और हमें आपकी सेहत, आपकी लाइफ का हमें बहुत है कि ये ज़ाया ना हो जाए किसी आपकी ऐसे गैर जिम्मेदाराना फेल से कि जिससे आप या आप कोई और इसमें हादसे में का शिकार हो जाए। तो जो वायलेशंस हमने कैटेगराइज करके 1 वे, विदाउट लाइसेंस,
और ये रॉन्ग पार्किंग और टिंटेड ग्लासेस वगैरह जो हैं क्राइम के रिलेटेड, ये हमने इसकी समरी दीगर चलानों की जो है वो हमने समरी भिजवाई है कि 200 से 2000 कर दें मोटर बाइक का, 500 से 5000 कर दें 4 व्हील का, ताकि ये डेटरेंस रहे और 1 व्हीलर्स जो हैं वो बाज रहें 1 व्हीलिंग करने से। जो विदाउट लाइसेंस चलाते हैं वो बाज रहें बगैर लाइसेंस बनाने से। देखें, लाइसेंस के बारे में आप बात करें तो जिस चीज़ की आपको परमिशन नहीं दी गई, आपके पास उसकी इजाज़त ही नहीं है चलाने की, तो आप क्यों चला रहे हैं भाई? गैर कानूनी फेल है। तो इस पर आप क्यों वाह वेला आपने मचाया हुआ है? जब आपका अथॉरिटी नहीं है तो आप उसको क्यों रन कर रहे हैं? और अपनी जान पर आप सीरियस नहीं है अपने बारे में, आपने दूसरों की जान को एट स्टेक किया हुआ है। तो विदाउट लाइसेंस और 1 वे एक ऐसी वायलेशंस हैं जिनसे हादसात में इंसानी जान ज़ाया होने का ख़तरा है। और हम रोड सेफ्टी पर काम करते हैं, हमारा काम है कि हम हादसात को रिड्यूस करें, हम वायलेशंस को कम करें। वायलेशंस को कम करने का यही एक तरीका है कि इसमें हम एजुकेट करें और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करें। सर, एजुकेट कैसे करेंगे? कैसे एजुकेट किया जा रहा है? अभी हम चले जाते हैं ना फिरोजपुर रोड पे, तो हमें हमारा पूरा निज़ाम समझ में आ जाएगा शहर का कि हम कितना अवेयर हैं, ट्रैफिक सेंस हमें कितनी ज़्यादा है। जी, ये बात ठीक है। जो जिसने ये हमारी जिम्मेदारी है जी समझना। आप देखें, आप सक्सेसफुल लाइफ के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए आप एजुकेशन लेते हैं जी, कि आप O लेवल, A लेवल या दीगर IT की या MCS वगैरह करते हैं, BCS, ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो आप अपनी जान की के लिए आप छोटे से आम फहम से कवानीन क्यों नहीं समझते? कि कॉमन सेंस है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंसान, गाड़ी और सड़क। तो इंसान के लिए सड़क भी बनी है, गाड़ी भी बनी है। इंसान को चाहिए कि उस पर चलने का तरीका सीखे। ठीक, जो आम फहम सी लाइनें लगी हैं। एक बंदा जो कि स्कूल ही नहीं गया, कॉलेज ही नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, अच्छी नौकरी नहीं कर रहा, एक आम आदमी जो कि फल फरोश है या जो रेडीबान है या जो गार्ड है। अब हम देखें, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर तबका है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, जिनको ट्रैफिक रूल्स की सेंस नहीं है, जो कि एजुकेटेड नहीं है। अब एक शख्स, एक रेडीबान है, वो अपनी गधा गाड़ी लेके फर्स्ट लेन में घुसा हुआ है और लेफ्ट से जा रहा है, पीछे पूरा ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो गया। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है, किसी ने कुछ करना है, कुछ समझ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक ऐसे शख्स के लिए जिसने जाना तो है सड़क पर, उसकी अवेयरनेस के लिए या उसकी एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि मीडिया भी आपका साथ निभाए उसमें? ये तो देखें, चैरिटी बिगन्स एट होम। ये तो हमें खुद सीखना पड़ेगा कि हमने ये देखें आप देखें कि अपने जो राइट्स हैं आपके और दूसरों के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रख के चलें तो रोड डिसिप्लिन कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि स्लो मूवी ट्रैफिक जो है वो एक दफ़ा उसको बता दिया गया ना कि आपने लेफ्ट पर चलना है, तो दूसरी दफ़ा वो राइट पर चल रहा है तो मस्ती कर रहा है। वो उसकी ज़हन की खराबी है। इसमें पढ़ने वाली बात ही नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान कौन होता है? जिसका एक्सपोजर बढ़ जाए, वो उसको सोचने की आदत पड़ जाए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन वो ढूंढे, ये पढ़ा लिखा इंसान है। तो जो अक्ल का काम है, अक्ल का जो काम है वो पढ़ाई से नहीं है। ये अल्लाह ताला विजडम देता है। कई अनपढ़ लोग बड़े वाइज हैं। आप देहातों में चले जाएं, जाके वहाँ से उनसे बड़े बड़े मसले आप हल करवाते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि लोगों की आम एजुकेशन या अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक रूल्स या कवानीन को वो समझ सकें, इसके लिए किसी किस्म की कोई कैंपेन की जा रही है या कुछ किया जा रहा है ताकि लोग अवेयर तो हों? जितना क्योंकि अवेयर होंगे उतने वो चालान भी कम होंगे, वायलेशन भी वो कम करेंगे। इस हवाले से क्या किया जा रहा है? जो हमने डिपार्टमेंट की सतह पे हमने तो अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। ठीक, वो डेली स्केड्यूल, मंथली स्केड्यूल वो सबमिट करती हैं, उस पर वो करती हैं, वो फॉलो वो करती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करती हैं, ट्रेडर कम्युनिटीज़ को करती हैं, वो ट्रांसपोर्ट यूनियंस को करती हैं। वो हर वक्त फिर को टच करती हैं, अपना प्लान के मुताबिक उनके पास जाती हैं, अपना मुद्दा बयान करती हैं तमाम। और उसके साथ साथ हम जो हमारा चलानिंग ऑफिसर है वो भी एक किस्म की एजुकेशन साथ ही कर रहा है। जिसका चलान कर रहा है उसको बता रहा है कि ये 1 वे पर चलान हुआ है आपका, आपने दोबारा नहीं आना। फिर आपके मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का भी। आप मुख्तलिफ तरीक़ों में, मुख्तलिफ औकात में आप बुलाते रहते हैं। आपके वसातत से भी
लोग बहुत समझते हैं और उनको अवेयरनेस आ रही है। तो ये मीडियम्स हैं और मेरी ये गुजारिश है कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो मिडिल तक अंडर मैट्रिक जो मिडिल तक जो है ना वो कोर्स में ये ज़रूर डालें, चाहे पिक्टोरियल डालें या थ्योरेटिकल डालें, कुछ डालें, सिलेबस का हिस्सा बनाएं। वेरी गुड। और वो ताकि बच्चों को आने वाली नस्ल को अवेयरनेस हो, शुरू से ही वो इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक। और वो जब वो मिडिल क्रॉस करे, मैट्रिक तक पहुंचे, तो उसको पता हो कि मैंने मोटरसाइकिल 18 साल से पहले नहीं चलानी, और उसको सपोर्ट करें उसके पेरेंट्स। ये ना कहें कि चल बच्चे मैंने भी जाना है ग्रोसरी लेने और एक मोटरसाइकिल पर बच्चा चला रहा है अंडर एज, वालदा बैठी है, और भाई आप भी ये ना बैठा करें हुआ कि है। अरे मेरा बच्चा चाह रहा है कि बाइक को, चलो मैं आओ अपने बेटे को मैं बाइक लेके देती हूँ, और खुदा ना खास्ता वो फिर किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें। अच्छा सर, पहले रिंग रोड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर लाहौर। मैं समझती हूँ कि भाई शहर की उस ट्रैफिक से जान छूट गई ना जब आपने रिंग रोड का रुख कर लिया। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई कि हमारे यहाँ की भी सड़कें अब बाहर वेस्ट के मुताबिक ही बन रही हैं और रिंग रोड का निज़ाम है और आप इजीली किसी भी जगह पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। और शुरू में आई ऑब्जर्व कि हमने देखा कि वहाँ पर चालान भी हो रहे हैं, हमें ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस भी दिखाई दे रही है जो मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन अभी काफ़ी अरसे से मैंने देखा है कि वहाँ पर ना तो चालान हो रहे हैं, ना ओवर स्पीडिंग करने वाले को रोका जा रहा है। इसकी क्या वजह है? रिंग रोड जैसे आपने कहा कि बड़ा अच्छा एक फार्मूला है कि आप शहर की कंजेशन को कम करने के लिए आप रोड यूज़र्स के लिए एक रास्ता देते हैं जो कि वो शहर से गुजरने के बजाय बाहर से गुजर जाए, तो कंजेशन कम हो जाती है। रिंग रोड अथॉरिटी एक अलहदा काम कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिश्नर लाहौर। वहाँ पे एक एसपी साहब अलहदा होते हैं। वो उन्होंने मोटरवे तर्ज पर इसको किया था, जैसे आपने कहा कि शुरू में। अब उनके ना इस्लाहात होने वाली है। एक तो उनकी रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाली है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ रिप्लेस होने वाली हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो उसको उस पैटर्न पर लेकर आएँ, इम्प्रूव करें। हमसे उन्होंने असिस्टेंस मांगी है, हम 250 वार्डन उन्होंने मांगे थे, हम उनको रोटेशन पॉलिसी के तहत डेपुटेशन पर भिजवा देते हैं। सर ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइसेंस देने की पॉलिसी है हमारे यहाँ, अगर हम उसमें थोड़ी सी सख्ती बरत दें, नहीं देंगे जी लाइसेंस ऐसे शख्स को जिसको नहीं समझ में आ रही, या जो लेस अवेयर्ड है, या जो पूरी तरह से टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा है, मत दें। अगर यही पॉलिसी सख्त हो जाए, जब तक अगला शख्स प्रॉपर ट्रेन ना हो जाए या फुली अवेयर ना हो जाए, तो भी आपको लगता है कि बेहतरी आएगी ग्रेजुअली? जी डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि इसको थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए। हमें लाइसेंस के साथ इसको मशरूत कर देना चाहिए कि वो किसी ड्राइविंग स्कूल को, हर बंदे को एक ड्राइविंग स्कूल का 1-1.5 महीने का वहाँ से ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास टेवटा इंस्टीट्यूशन है एक, वो जो स्किल्स सिखाता है, वो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है पंजाब में। वहाँ पर वो उन्होंने शुरू भी किया था पिछले दिनों में, फिर स्टॉप हो गया। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सही। और हर बंदा वहाँ पे वो ले सकता है। बड़ा अच्छा माहौल है और हर चीज़ वहाँ मौजूद है। उसको दोबारा कंटिन्यू करें और उसको दोबारा उसको शुरू करें। और प्राइवेट लोग भी प्राइवेट जगहों से भी खींचें, हमारे पास भी है सहूलत। मैं चाहता हूँ कि जो बंदा जब तक उसने ट्रेनिंग ना की हो वो एलिजिबल ना हो, वो अप्लाई ना कर सके, तो फिर इससे ज़्यादा बेहतरी आ सकती है और अच्छे नतीजे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक मैं कल्चर का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी आपके साथ। हमारे यहाँ का कल्चर, जो अंदरून लाहौर का कल्चर है, ट्रस्ट मी मुझे बड़ा पसंद है। जब भी मैं कभी बोर हो रही होती हूँ ना, या कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, तो मैं अक्सर हम निकलते हैं और अंदरून लाहौर जाते हैं, और वहाँ का मंजर ही और होता है। ये हम जो लोग सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो गए हुए हैं, हम बड़ी बोर जिंदगियाँ गुजार रहे हैं। आप अंदरून लाहौर जाएँ, शहर जाएँ, खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, रश लगा हुआ है, ट्रैफिक की भी कोई सेंस नहीं, रातों को जाग रहे हैं, मजे हो रहे हैं, हल्ले गुल्ले हो रहे हैं। ऐसे में एक और निज़ाम भी यहाँ पर बड़ा कॉमन है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं अंडर एज, जो कोई 18 साल के भी नहीं है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, और आपको वो देख के कम उम्र बच्चे लग रहे होते हैं, वो अपनी अम्मी जान को बिठाकर, मेरी भी अम्मी जान है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के साथ उनको मार्केट और बाजार लेके जा रहे होते हैं। अब ऐसा बच्चा जो कि अपना भी वेट और बाइक का वेट और अम्मी जान का भी वेट, तो ऑब्वियसली हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये इनके लिए भी कोई इस तरह का कुछ कोई है सिलसिला कि कोई अगर लेकर जाता है तो कोई इनके खिलाफ भी, इनको भी कोई सज़ा हो, इनका भी कोई चालान हो? जी, अंडर एज हमारे वायलेशन है, उसका जुर्माना है।
और उसकी हमने ये किया हुआ है एडिशनल जुर्माने के साथ, हमने उसको ये किया हुआ है कि मोटरसाइकिल को इम्पाउंड करते हैं, उसको बिठाते हैं, हमारा बंदा उनके घर फ़ोन करता है, उनके वालिद साहब को बुलाता है या भाई को बुलाता है, ब्लडली रिलेशन जो है उससे हम अंडरटेकिंग लेते हैं सही जो स्टाम्प पे, और अंडरटेकिंग पे वो जब वो रिपीट करता है वायलेशन तो फिर सेकंड टाइम उस पर भी वो चार्ज लगता है कि आपको कहा गया था, आपने इसको मना नहीं किया, लिहाजा आप अयानत में आपको भी साथ जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि हमारा जो ट्रैफिक का एक निज़ाम है ओवरऑल इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या आपको लगता है करना चाहिए? ये इसमें बेहतरी आने के लिए हमें चाहिए कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो पिलर्स हैं, नंबर 1 इंजीनियरिंग, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 रेगुलेशन, नंबर 4 इन्फोर्समेंट, नंबर 5 इंक्रोचमेंट, नंबर 6 इक्विपमेंट। तो ये 6 E's जो है इसको विद लेटर एंड स्पिरिट इसको फॉलो करना चाहिए, और जिन महकमा जात के ये मुतलका हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स अपना रोल अदा करें, और सबसे ज़्यादा पब्लिक को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ की से नाम वाकफियत जो है कोई उज़र नहीं है। आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी जान अगर आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई दूसरा तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लिहाजा हम आपकी असिस्टेंस के लिए सड़कों पर हाजिर हैं, और हम आपको हर तरह असिस्ट कर रहे हैं आपकी, ताकि आप सेफ रहें और सेफ तरीके से घरों में आए जाएं। रोड सेफ्टी मैं कह रहा हूँ कि अपने राइट्स और दूसरों के हकूक़ का ख्याल करें, रोड डिसिप्लिन को फॉलो करें, आम फहम से कवानीन से रोशनास हों, सड़क पर लिखी हुई ज़बान को समझें। सड़क पर लिखी हुई ज़बान इज़ वेरी सिंपल कि वो उसमें 3 लाइनें हैं, एक लाइन मुसलसल है, एक लाइन डॉटेड है। जो मुसलसल लाइन है वो दीवार की मानद है, आप उसको प्रोहिबिटेड है कि आपने उसको फलांगना नहीं है, फलांगेंगे तो वो एक क्राइम है, सिन है। तो जो ब्रोकन लाइन है वहाँ से आप एहतियात बरत के, जैसे आपने देखा होगा कि ओवरटेकिंग भी हम सही नहीं करते बिल्कुल। तो ओवरटेकिंग हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ ब्रोकन लाइन हो, ब्रोकन लाइन पे हमने अपने आगे पीछे देखकर इंश्योर करके गाड़ी कोई नहीं आ रही, इंडिकेटर लगा के उस गाड़ी जो आगे जा रही है उससे अपनी डबल स्पीड करके फिर आपने इंश्योर करना है कि वो गाड़ी और मेरा डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस हो गया। सेफ डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो सकता है? आप कोई भी सड़क पर जाते हुए किसी भी एक चीज़ को आप मार्क कर लें, वहाँ से आपकी गाड़ी का बोनट गुजरे तो आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी गाड़ी का जो डिस्टेंस उस वक्त मेंटेन हो चुका होगा वो सेफ डिस्टेंस है। सेफ। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपने टाइम निकाला, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे जो चालान में भी इजाफा किया गया। तो स्पेशली मैं यहाँ पर भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सिटी आप ट्रेवल करें तो अपनी गाड़ी की, अपनी व्हीकल की जो मेंटेनेंस है उसको एक मरतबा ज़रूर चेक कर रहे हैं। आपकी गाड़ी के टायर जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उनकी हालत ख़ता तो नहीं है। खुदा ना खास्ता मोटरवे पर अक्सर टायर फटने के बहुत वर्स्ट हादसात और वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो अपनी जान का ख्याल सबसे पहले रखें, थोड़े से पैसे लगाएं इन चीज़ों पर जो कि आपकी जान को लेकर चल रही है, आपकी सवारी जो है। और पेरेंट्स के लिए मैसेज कि बच्चों पर नज़र रखें, उनको कम उम्री में बाइक्स मत दें, अगर उनका लाइसेंस नहीं है उनको प्लीज़ गाड़ी हरगिज़ मत दें। आसिफ साहब थैंक यू सो मच। लेंगे ब्रेक के बाद आपको करेंगे जनाब दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हम तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त जो आम आवाम है मुल्क के, वो महंगाई के तूफान से इस वक्त लड़ रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। महंगाई है कि अपने पीक पर है, अपने उरूज पर है, महंगाई की एक लहर है। आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी रही वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मुसलसल मुस्तरद की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि ये समरी आखिर कब तक मुस्तरद की जाएगी? मुस्लिम लीग नून इन्हीं खदशात और कुछ अहम फैसलों को लेकर लंदन में इजलास भी तलब किया गया। क्या वहां पर कुछ अहम फैसले हुए जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं? ये बात तो सबके सामने है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों की वजह से कायम हुई, और अब मुस्लिम लीग नून वालों का ये ख्याल है कि हम अकेले ये बोझ
क्यों उठाएं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की अहम मुलाकात भी हुई है और इससे पहले MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी से बातचीत भी हुई और MQM ने फौरी तौर पर इंतखाबात को रद्द नहीं किया, साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा ना करने का कहा गया। इसी पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा। सहर जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने टाइम लिया हमारे प्रोग्राम के लिए। अब जो ये महंगाई का जो इन बोतल से बाहर है और बेकाबू है, इसको काबू में करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्योंकि अवाम तो महंगाई के हाथों मजबूर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो है न सिर्फ अवाम बल्कि हम सब, मैं समझती हूँ हम सब अवाम में शामिल हैं और वो इस वक्त जो एक जो क्राइसिस है उसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन जो है ये एक ऐसा जो है इशू है जिससे कोई भी महफूज नहीं है। तो डेफिनेटली जो अभी यूनिटी हुकूमत आई है उस पर बहुत से चैलेंजेस हैं, जिसमें इकॉनमी जो है वो सर फहरिस्त है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए। ज़ाहिर बात है अभी तो कहते हैं ना इब्तदा है बस। तो बिल्कुल ही हुकूमत जो है मतलब अभी पिछले महीने के एंड तक तो आप ये देखें कि वज़रा ने वोट लिए हैं, कैबिनेट बनी, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म का दौरा था जो है सऊदी अरेबिया का, फिर उसके बाद जो है अभी कल जो है वज़ीर ख़ारजा गए UAE के विज़िट के ऊपर, उसके बाद आज अमेरिका जाएंगे, फिर उसके बाद चाइना का विज़िट है, फिर डिवोर्स में उन्होंने शिरकत करनी है फोरम पे। तो ये मतलब अभी आप ये देखें कि जस्ट बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर कलेक्टिव विजडम जो है उसके लिए मुशावरत भी जारी है और इंशाल्लाह बेहतर हल निकलेंगे। ज़ाहिर साहब, सियासत के ऐवानों में कोई बड़ी हलचल भी होने जा रही है आने वाले दिनों में? खबरें या चमगोइयाँ हो रही हैं कि कौमी असम्बली तहलील होगी या पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा बहुत होशरुबा होगा। अब इस पर आप क्या इतलात रखती हैं, कुछ शेयर करना पसंद करेंगी? देखिए, पहली बात ये कि पेट्रोलियम प्राइस हम सबको पता है कि हम कह रहे थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बार बार कि आप IMF से कौन सी शराइत साइन कर रहे हैं ये आके पार्लियामेंट के सामने रखें। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन्फ्लेशन के इशू को उठा रहे थे। देखिए, मैं समझती हूँ कि बुलंद और बांग दावे करना अलग बात है। टॉल क्लेम्स के बाद आपने 4 जो है वज़ीर ख़जाना बदले। असद उमर जो है वो पहली ही दफ़ा में रिजेक्ट और फेल कर दिए गए, उसके बाद वो नई एक अच्छी नेगोशिएशन भी नहीं कर सके IMF के साथ। फिर हमने देखा वो कंटिन्यूटी रही, इनके जो है वो एक के बाद एक वज़ीर ख़जाना आते रहे, BOI के चेयरमैन बदले। इस तरीके से आप ये देखें वो तमाम डिपार्टमेंट जिसका ताल्लुक इकोनॉमी से उनके अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा होती रही, तो उसने एक स्टेबिलिटी नहीं आने दी और इन्होंने बिल्कुल बेखबर रखा पार्लियामेंट को कि आप IMF के साथ क्या शराइत साइन कर रहे हो और जोर ज़बरदस्ती से लेजिस्लेशन या ऑर्डिनेंसेस के जरिए मुल्क को चलाते रहे। अब इन्होंने वो शराइत साइन कर दी, यानी कि जी हम पेट्रोलियम की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, हम जो है वो पेट्रोलियम की प्राइस जो है वो बढ़ाएंगे और कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे। और लेकिन हमने देखा कि जाते जाते जब इनको यकीन हो गया कि ये जो है इनकी हुकूमत जा रही है, तो इन्होंने अपने ही साइन किए हुए एग्रीमेंट को जो कि स्टेट के बिहाफ से साइन किए हुए उनको इन्होंने वायलेट किया और ये किया कि पेट्रोलियम की कीमतें कम कर दी और ये भी ऐलान कर दिया कि हम जून तक कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अब ये एक चैलेंज है। हम तो समझते हैं इस बात को कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ती है और आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होता है, लेकिन आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट ऐसी की क्यों जिसको आज आप वायलेट करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती है। कोई जाके इमरान खान से तो नहीं बोलेगा कि भाई आपने क्यों साइन की। लेकिन सब लोग आम लोगों की ज़बान पर जो ये बातें हैं ना कि हुकूमत बदल कर सारा बोझ आपने अपने सर ले लिया, यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को फंसवा दिया, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये स्पेकुलेशंस हैं, नेगेटिव स्पेकुलेशंस हैं। स्पेकुलेशंस के बजाय हक़ाइक़ को देखना चाहिए। ये कोलिशन हुकूमत है। आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी खुद वज़ीर ख़ारजा है। इसी तरीके से जो है पीपल्स पार्टी के पास भी मिनिस्ट्रीज हैं और तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो मसाइल एकदम से इकट्ठे हो गए थे उनका हल निकालें। तो ये मैं नहीं समझती कि ओवरनाइट कोई मिरेकल हो सकता है, लेकिन कोशिश ये ज़रूर है कि जो रेक्टिफाई करें, करेक्शंस करें। हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम जो है इनको आखिरी साल पे जब ये बिल्कुल कोलैप्स कर रहे थे इनको हटाते हैं, लेकिन मसला है कि पाकिस्तान भी तो कोलैप्स कर रहा था, पाकिस्तान को भी तो महफूज करना था।
पाकिस्तान को महफूज करने के लिए कुछ चीज़ें जो है नागुज़ीर हो गई थी। अब इनको मज़ीद वक्त देते तो फिर आप ये देखें कि इन्होंने पाकिस्तान को खारजा महाज पे बिल्कुल तनहा कर दिया था जी। और ये दिवालिया की बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं, रज़ाक दाऊद ने 2021 में बयान दिया था कि 2021 के आखिर में कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो ये तो पहले ही पाकिस्तान को दिवालिया डिक्लेयर कर चुके थे। फिर इसी तरीके से चाइना के साथ ताल्लुकात खराब, सीपेक के मुआहदों को मुतनाज़ा बनाना, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया जैसे जरीना दोस्त के साथ, यूएई के साथ तलखियाँ पैदा करना, फिर अमेरिका के साथ आपको फ़ोन नहीं आया तो फ़ोन न आने को आपने एक जंग बना देना। मैं समझती हूँ कि सिफारतकारी एक बड़ा एक संजीदा मामला है और बड़ी खुशूबी के साथ उसको लेके चला जाता है। कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया में तन्हा होके कट के नहीं रह सकता। हाँ, आप जो है अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपने इंटरेस्ट का दिफा करते हो, लेकिन ये उसी वक्त कर सकते हैं जब आपकी कनेक्टिविटी हो। ये आप जो है महज पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए पाकिस्तान की सिफारती ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही पाकिस्तान को आइसोलेट करते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे जब आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आपने ऐसी लेजिस्लेशन कर दी जिसमें आपने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जिसमें आपने फैसला साजी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जिसमें आपने ये भी कमिटमेंट कर दी कि आप जो है कीमतें जो है मुसलसल बढ़ाएंगे और आवाम को कोई रियायत, कोई सब्सिडी नहीं देंगे। तो ये देखें, ये वो चीज़ें थी जिनके असरात तो आने ही थे। इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान के जो है वो बिल्कुल एक कोलैप्स की तरफ जा रहा था, तो फिर हमें पाकिस्तान को बचाना था और एक बहरान से निकालने के बाद पाकिस्तान को दूसरे बहरान में नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, यानी पहले हम जो जहाँ पे भी इस्लाहात करनी है, चाहे वो मईशत में करनी है, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में करनी है, चाहे वो दूसरी लेजिस्लेशन करनी है, वो तमाम इस्लाहात करने के बाद फिर इंतखाबात कराए जाएं ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ सके। हम मुल्क को हमेशा एडवेंचरिज्म का तो नहीं बना सकते निशाना। ठीक है, इंतखाबात तो मैम तब होंगे ना जब इस्लाहात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी शुरू से कहती आई कि इस्लाहात होंगी और फिर इंतखाबात की जाने बढ़ेंगे। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चर्चा और ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मुल्क बैंकरप्सी की जाने बढ़ा है, मुल्क का दिवालिया होने वाला है। पीटीआई के लोग भी इस हवाले से बातें कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक तो इलेक्शन के लिए मैं एक और ऐड करूंगी कि इलेक्शन किसी सियासी जमात ने नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन ने कराना है और इलेक्शन कमीशन बहुत वाज़ेह तौर पे बता चुका है कि उसी क्या रिक्वायरमेंट्स है जिनके बगैर वो इलेक्शन नहीं करा सकता। अभी इलेक्शन कमीशन भी हदफ है इमरान खान साहब का, क्योंकि उनका फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है, तो वो परेशान है। वो प्रीएम्प्ट करते हुए वो हर इदारे को निशाना बना रहे हैं। बाकी जो आपने सोशल मीडिया की बात की, तो मैंने आपको कहा ना कि सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले ज़रा गूगल करें ना और रज़ाक दाऊद की स्टेटमेंट देखें और वो ये देखें कि ये भी देखें कि कितना जो है उस वक्त की अपोजिशन और आज की यूनिटी गवर्नमेंट ने कितना बार कहा कि आप पार्लियामेंट को एतमाद मिले। ना इन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जब ये अमेरिका के दौरे पे गए और इन्होंने जो है वो मीडिएशन के नाम पर कश्मीर की खसूसी हैसियत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ना ही उन्होंने उस वक्त जो है वो अपोजिशन पार्टीज को साथ रखने की कोशिश की और पार्लियामान को उसका ड्यू रोल लेने दिया जब इन्होंने डिसाइड किया कि अकेले जुम्मा खड़े होंगे। देखिए, आप जो है वो आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंके, आवाम को जो है आप गुमराह नहीं करें। आपकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अब एक मर्ज की तशखीस करके उसका इलाज ज़रूरी है। इलाज बाज़ दफ़ा जो है वो सख्त भी होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया। हमने जंगों का सामना किया है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद की जो सेंक्शंस हैं उनको सर्वाइव किया है, हमने ज़लज़ले और सैलाब और बारिशों को सर्वाइव किया, हमने नेचुरल क्लैमिटीज़ को सर्वाइव किया। आज भी कौम की यूनिटी, कौम की यकजहती इस चैलेंज से भी निकाल लेगी। हो सकता है कि 2-3 महीने जो है वो मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। आप ये देखें, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो हर गली हर सड़क पे धमाका होता था, लेकिन हमने पाकिस्तान को निकाला। सूबों के दरमियान में ना इत्तेफाकी थी, महरूमियों का एहसास था, NSC अवार्ड आया, 18th अमेंडमेंट आई। उसके बाद जो है आप ये देखें कि दुनिया के साथ ताल्लुकात इस्तेवार हुए, CPEC की बुनियाद रखी गई, रूस ने जो है पाकिस्तान के SCO की मेंबरशिप की तायद की, उस पर मेंबरशिप के लिए हम आगे बढ़े। इसी तरीके से GSP+ साइन हुआ, इसी तरीके से बाकी दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार हुए। पाकिस्तान ने अपना
बहुत मौके वजाहत के साथ बयान किया। अमेरिका से बेस वापस नहीं, सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद जो है और बहुत मुश्किल हालात के अंदर जो है अपनी एक यकजहती के साथ और कंसेंसस के साथ जो है वो नेटो सप्लाई रूट्स बंद किए और अमेरिका ने अपॉलॉजी की। देखें, आपकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की कामयाबी ऐसी होती है कि जब आप जो है वो एक मुकम्मल इत्तेफाक और एक मुकम्मल यकजोई और कमिटमेंट के साथ आप आगे चलें। पाकिस्तान एग्रीकल्चर में खुद कफील हुआ। इसी तरह से उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, आप ये देखेंगे आगे चले, CPEC पे आगे मनसूबों पे आगे चले, मेट्रो बसेस बनी, फिर इसी तरीके से जो है उनका इफ्तिताह हुआ, फिर आप ये देखें टेररिज्म पे काबू पाया, तो बहुत सारे आगे पेशरफ्त हुई। अब ये हमने देखा है कि जो कुछ भी कामयाबियां हमने हासिल की थी, कराची के हालात वैसे एक मतलब फिर से खराब हो रहे हैं, अनसर्टेन हो रहे हैं सर साहिबा। जी बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रही थी कि एक दफा फिर पिछले सालों के अंदर दहशतगर्दी का जो है वो जो आसेब है वो पनपने लगा है। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल क्विकली, चूंकि प्रोग्राम क्लोज करना है सहार साहिबा, ये जो खान साहब ने बोला है कि साजिश की जा रही है उनके खिलाफ कत्ल की, शॉर्ट कमेंट लूंगी इस पर आपका। मैं कहूँगी इमरान खान साहब, आपको अगर कोई साजिश है तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं रखें, आप जो है बताएं। आपको जुडिशियल कमीशन का भी ऑफर किया गया है, आप बताएं ताकि आपकी हिफाजत की जा सके। थैंक यू सो मच सहार साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और पूरी जो करंट अफेयर की एक सिचुएशन है, जो बदलती सूरत हाल है, उसके ऊपर आप हमें डिटेल से बात भी कर रही थी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जनाब खत्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी फ्रेश न्यूज़ के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।